हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी, जो प्लीडिंग जनरली इसका हेडिंग है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कोई प्लेंट फाइल करते हो तो उसको किस तरीके से फ्रेम किया जाना चाहिए। उसके अंदर जो आप कंटेंट लिखते हो उसको लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वही सारी चीजें जो है हम आज इस ऑर्डर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर 6 सारा प्लीडिंग के बारे में है। इसके अंदर अगर हम देखें तो दो टॉपिक बन के निकल रहे हैं। एक तो जो आपको जनरल रूल्स बताएगा प्लीडिंग के बारे में कि किस तरह से जो है इसको फ्रेम किया जाना चाहिए, और एक दूसरा जो बताता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार जो होता है ना, आपसे सिर्फ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलग से, और ये जो प्लीडिंग के बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ज्यादा फोकस वैसे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पे दिया जाता है, बाकी इन सब पर इतना फोकस नहीं रहता है। बट हम सारा ऑर्डर 6 डिस्कस करेंगे, तो कोशिश तो यही रहेगी कि हम सारा ऑर्डर 6 यहाँ पर कवर कर ले। बट समहाउ अगर वो रह भी जाएगा ना, तो हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ये जो टॉपिक है इसके अंदर, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्लीडिंग किसे कहते हैं। प्लीड करना क्या होता है? अपनी किसी बात को बताना। और हम जब लॉ पढ़ रहे हैं तो वहां पर होता है कॉज ऑफ एक्शन। जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है उसके बारे में बताना, उसके बारे में स्टेटमेंट देना। किसी भी सूट के अंदर एक तरफ प्लेंटिफ होता है, एक तरफ डिफेंडेंट होता है। जब ये दोनों ही अपनी बात बताते हैं या रखते हैं कोर्ट के सामने, देखिए लीगल प्रोसेस है सारा, तो वो कैसे होगा? ड्राफ्ट करके ही होगा ना, रिटन फॉर्मेट में होगा। तो उसी को हम कहते हैं प्लीड करना, प्लीडिंग इसे कहते हैं। तो आपको बहुत एक लेमैन की तरह मैं समझाऊंगी ताकि कोई डाउट ना रहे, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो है जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉ के स्टूडेंट ही पढ़े, हो सकता है कोई अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी सुन सकता है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्लीडिंग? प्लीडिंग कहा किसे जाता है? मैंने भी आपको बताया सूट के अंदर एक तरफ प्लेंटिफ होता है, एक तरफ डिफेंडेंट होता है। तो प्लीडिंग इज अ स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी बिफोर द कोर्ट इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर जब कोई पार्टी अपनी स्टेटमेंट देती है उसको हम कहते हैं प्लीडिंग। अब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, जब हम रूल्स पढ़ेंगे ना तब आप देखोगे कि भी प्लेंटिफ की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, डिफेंडेंट की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, उन सभी को हम यहाँ पर प्लेंट कहते हैं, प्लीडिंग कहते हैं। अब जब सूट चलता है तो आपका सूट जो फाइल होता है, सूट फाइल होता है, प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट दायर करता है, फिर जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर जो एलिगेशंस जो लगाए जाते हैं उनका वो जवाब देता है। तो इन सब के लिए भी एक टर्म यूज होती है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्लीडिंग के अंदर ये सारी चीजें जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की तरफ से की जा रही है, कही जा रही है, वो सभी जो है प्लीडिंग के अंदर कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार यहाँ देखिए, जब भी कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है, सूट फाइल किया जाता है, तो ये जो कुछ टर्म्स है इस्तेमाल की जाती है सिविल लीगल प्रोसीडिंग के अंदर। तो जब भी कोई सूट फाइल होगा, सबसे पहले प्लेंटिफ आएगा सीन में। प्लेंटिफ जो है अपना प्लेंट दायर करता है। इस प्लेंट के अंदर क्या होता है? उसका कॉज ऑफ एक्शन, जिस चीज के रिगार्डिंग वो सूट फाइल कर रहा है उसके अंदर वो सारी उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है वो लिखता है। उसका क्या राइट था, क्या राइट उसका इन्फ्रिंज हुआ है, क्या उसे डैमेज पहुंचा है, और वो क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट से, ये सारी चीजें वो इस प्लेंट के अंदर लिखता है। अब उसके जवाब में फिर डिफेंडेंट आता है सीन में, वो WS फाइल करता है। WS क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसका रेप्लिकेशन आता है, फिर उसकी तरफ से जो एडिशनल WS भी वहां पर फाइल हो सकता है। वहां रिजॉइंडर होता है, CC मतलब काउंटर क्लेम, एंड देन सेट ऑफ। ये काउंटर क्लेम और सेट ऑफ जो है बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई जैसे दो लोगों के बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई पैसे का लेन देन है या कोई मुद्दा है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भी हाँ ये मैंने किया था, जो है उसका मैं यहाँ पर काउंटर क्लेम कर रहा हूँ या सेट ऑफ कर रहा हूँ, कि मतलब अगर पैसे का लेन देन है वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैंने उससे ये पैसा लिया था, तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, मतलब सेट कर लिया जाए। काउंटर क्लेम वो सामने से वो ही प्लेंटिफ के ऊपर क्लेम कर रहा है, नहीं मेरा तो इस पे ये राइट बन रहा था, इसने मेरा ही राइट इन्फ्रिंज किया है, तो ये काउंटर क्लेम है। तो ये सिविल सूट के अंदर चलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब प्लेंटिफ जो है आपका प्लेंट होगा, रेप्लिकेशन होगा, WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट इस काउंटर क्लेम के लिए या सेट ऑफ के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें ही जो है आपकी प्लीडिंग के अंदर कंसीडर की जाती है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग भी जो है वो प्लीडिंग के अंदर ही आता है, चाहे आप अपनी प्लेंट के अंदर कुछ आप स्ट्रक आउट कर रहे हो या फिर उसके अंदर कोई संशोधन अमेंडमेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें ही प्लीडिंग के अंदर कंसीडर की जाती है। अब चलिए इस ऑर्डर 6 के रूल्स को पढ़ लेते हैं और आपको क्लियर होगा। आगे अब देख लेते हैं रूल्स क्या कहते हैं प्लीडिंग के बारे में। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बताती हूँ, ये जो आपका ऑर्डर 6 है वो रिट पिटिशन आर्टिकल 32 और 226 पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, आगे चलिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? प्लीडिंग, प्लीडिंग किसे कहते हैं? प्लीडिंग शेल मींस प्लेंट, प्लेंट कौन दायर करता है? प्लेंटिफ, और रिटर्न स्टेटमेंट, इन चीजों को जो है हम प्लीडिंग कहते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट किसकी तरफ से आता है? पहले ये आपके डिफेंडेंट की तरफ से, तो दोनों ही पार्टीज के द्वारा जो कही हुई, जो सबमिट करी कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जो स्टेटमेंट दी जाती है, तो इसमें प्लेंट में और WS के अंदर ही तो आती है सारी चीजें, तो इन्हें हम जो है प्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इसके रूल्स है ये प्लीडिंग के एसेंशियल्स बता रहे हैं, मतलब क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए प्लीडिंग करते हुए, तो यही सारी चीजें आपके रूल्स हैं। तो रूल 2 जो है बेसिकली ये एसेंशियल्स ऑफ प्लीडिंग है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इसका, एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन्स, अब यहाँ पर शेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इट मींस इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, ये इसी तरीके से होना चाहिए, इसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो शेल कंटेन्स and contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim। अब जो भी कोज ऑफ एक्शन है, जो भी उसके अंदर मुद्दा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट देनी है प्लेंट के अंदर, वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, कम से कम शब्दों में और लिमिटेड वे में जो है उसको लिखा हुआ होना चाहिए। और डिफेंस एज द केस में बी बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। अब जो भी फैक्ट्स, फैक्ट इन इश्यू, जो भी वो फैक्ट्स बताना चाह रहे हैं वो छोटे से छोटे रूप में होने चाहिए, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पर अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस है वो आप यहाँ नहीं लगाओगे, आप सिर्फ तथ्यों के बारे में बात करोगे जिस पर आप रिलाय कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, जिसके बारे में आपको जानकारी, आप सिर्फ वो चीजें बताओगे। अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस यहाँ नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि देखिए जब प्रोसीडिंग चलेगी एविडेंसेस का रोल तो तब आता है, यहाँ प्लेंट के अंदर नहीं आता है। Second, every pleading shall, when necessary, be divided into paragraph numbered consecutive, each allegations being so far as is convenient contain a separate paragraph। कई बार क्या होता है कि मुद्दे की जो कहानी होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो छोटे रूप में उसे लिखना है, और अगर बहुत सारी उसके अंदर अगर फैक्ट्स आ रहे हैं तो आप उसे एज ए ऐसे नहीं फ्रेम करोगे, उसको आप पैराग्राफ में नंबर डालकर इस तरह से आपको फ्रेम करना होगा। इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि भी चीटिंग की गई है, किसी बड़ा प्लानिंग करके किसी के साथ चीटिंग अगर हुई है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर हुई है, तो आप उन सबको एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको पैराग्राफ में अलग अलग मल्टीपल पैराग्राफ्स में नंबर्स डालकर जो है उसको आपको लिखना पड़ेगा। डेट, सम एंड नंबर शेल बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भी अगर कोई अमाउंट है, पैसे का कोई अमाउंट है, अगर उसके बारे में बात हो रही है तो आप उसको वर्ड्स में भी और नंबर में भी दोनों ही रूप में आप उसे लिखेंगे, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो सके। थर्ड देखिए, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। अब सिविल प्रोसीडिंग है, फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसे फिल करके जो है अपने प्लेंट के अंदर लगाना होता है। तो ये फॉर्म कहाँ मिलते हैं? अपेंडिक्स ए। आप बेयर एक्ट में देखेंगे ना, सबसे लास्ट में पीछे दिए होते हैं अपेंडिक्स ए, तो उसके अंदर फॉर्म्स दिए गए हैं, उनको जो आपको फिल करना होता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अब हम पहले सेकंड में पढ़ रहे थे कि भी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एविडेंसेस यहाँ नहीं लगाने हैं,
आप डॉक्यूमेंट की कॉपी तो लगी बट एविडेंसेस नहीं लगते हैं इसमें। तो यहाँ ये बता रहा है कि जहां पर आवश्यकता है वहां पर आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, मतलब वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, fraud, breach of trust, willful default और undue influence in all other cases। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं ये, मतलब इस तरह के केसेस या फिर और अगर दूसरी तरह कोई केस है in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the form aforesaid, particulars with date, item if necessary shall be stated in the pleading। तो यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर लिखा होता है जहां पर पर्टिकुलर्स देना जरूरी होता है, किसी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एक्टिविटी से, तो मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड होगा ना। जैसे किसी ने नकली चेक दे दिए, गलत चेक दे दिए जो बाउंस हो गए, या फिर किसी से मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुई है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, तो ऐसे सिचुएशन में वो सारी ट्रांजैक्शंस, वो सारी डिटेल जो पर्टिकुलर्स है वो वहां देनी जरूरी होती है। फॉर्म के अंदर देखोगे वहां पर लिखा होता है। नेक्स्ट देखिए रूल 6 को देखिए क्या कहता है। कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है भाई, आपने अगर पढ़ा हो कि कोई शर्त, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन, कोई शर्त अगर रही है, पढ़ लेते। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और ऑक्यूरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज प्लीडिंग बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। एक एग्जांपल से समझिए ए और बीच के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए जो है बिल्डर है, बी कहता है कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ घर तभी खरीदूंगा जब तुम उस घर के अंदर जो है एक स्विमिंग पूल बनाकर दोगे। तो ये कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल होने की। तो अगर जो मुद्दा है, जो इश्यू है, वहां पर अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, कोई अगर ऐसी शर्त है जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना रही है, तो उसके बारे में आपको प्लीडिंग के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप उन किसी कंडीशन प्रेसिडेंट को अगर आप मेंशन नहीं करते हो और उसी के रिगार्डिंग आपको रिलीफ भी चाहिए है, और आप लेकिन ऐसी कोई कंडीशन जो है मेंशन नहीं करते हो, तो कोर्ट ऐसा मान लेगा कि वो कंडीशन जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा प्लीडिंग के अंदर कंडीशन प्रेसिडेंट अगर कुछ है तो। इस प्लीडिंग बाय ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की तरफ के लिए है ये। एज द केस में बी एंड सब्जेक्ट देयर टू एन अवॉइडमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस और ऑक्यूरेंस ऑफ ऑल कंडीशन प्रेसिडेंट नेसेसरी फॉर द केस ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल बी इम्प्लाइड इन हिज प्लीडिंग। तो आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी प्लीडिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए डिपार्चर। डिपार्चर क्या होता है, फेर बदल। इसमें पहले ही लिखा हुआ है नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, कि भी आप अमेंडमेंट करके तो आप उसके अंदर कुछ फेर बदल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। क्या, इसको ऐसे पढ़ते हैं, नो प्लीडिंग शेल, फिर बीच का एक्सेप्ट वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। No pleading shall raise any new ground of claim or contains any allegation of the fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading in the same। तो आपने जो पहले प्लीडिंग के अंदर जो मुद्दा, जो बात बताई थी उससे इनकंसिस्टेंट, मतलब एकदम हटकर जाते हुए आप कोई नए फैक्ट्स जो है अपनी प्लीडिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। हाँ, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग हो जाता है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब तो आप एक नए फैक्ट को ऐड कर सकते हो, लेकिन आपकी पहले वाली बात से एकदम इनकंसिस्टेंट हटके आप कोई नई चीज उसके अंदर ऐड ऑन नहीं कर सकते, आप कोई फेरबदल जो है अलाउड नहीं है। नाउ डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Where a contract is alleged in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial of the fact of the express contract। अगर पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर देती है कि भी नहीं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही, तो सिर्फ डिनायल करने से जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी जो है वो डिनाई नहीं हो रही है। सिर्फ वो डिनाई कर रहा है कि भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी लीगल लीगैलिटी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो बनी रहती है। वो बाद में प्रूव डिसप्रूव होने पर बात बनेगी, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ वो डिनाई कर रहा है तो उसकी लीगैलिटी पे उसका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ फैक्ट्स को डिनाई कर रहा है वो। ठीक है, facts of the express contract alleged or of the matters of the fact from which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। तो उसकी लॉ के अंदर जो है उसकी लीगैलिटी को जो है कहीं पर भी डिनाई नहीं होगा, वो सिर्फ फैक्ट्स को डिनाई कर रहा है पार्टी।
नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। अब wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereto as briefly as possible। अब आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो अपनी प्लीडिंग के अंदर विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयरऑफ, ये भी यही कह रहा है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपनी प्लीडिंग के अंदर लगा रहे हो, तो आपको उसे शॉर्टकट में, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा ऐसे डिटेल लिखे जा रहे हो, उसे शॉर्टकट में कंसाइज फॉर्म के रूप में जो है आपको उसे लिखना पड़ेगा। और एनी पार्ट देयर ऑफ अनलेस द प्रिसाइज वर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ मटेरियल, तो जो भी उसका सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट है ना उस डॉक्यूमेंट का, वही आपको बताना है, आप सारी राम कहानी वहां पर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 10 देखिए, मैलिस, नॉलेज एक्सेट्रा। ये जो चीजें होती है ये आपकी मेंटल इंटेंशन होती है, मेंटल नॉलेज होती है। अगर आप किसी के लिए बुरा भाव रखते हो या फिर आपको किसी प्रकार का कोई ज्ञान है या फिर कोई और ऐसी कंडीशन जो आपके माइंड से रिलेट करती है, तो आपको अपनी प्लीडिंग के अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है कि भी उसको मैलिस था या उसको नॉलेज थी, उसके पीछे का सरकमस्टांसेस ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। नोटिस, आप देखिए, आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से पहले उसको सूचना तो देते हो, उसको जानकारी तो होनी चाहिए कि भी हाँ फलाना फलाना जो आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है इस मुद्दे के ऊपर, तो ये उसको नॉलेज कैसे होगी? नोटिस, आपको नोटिस सर्व करना पड़ता है दूसरे पर्सन के पास, डिफेंडेंट के पास, कि भी ये एलिगेशंस जो है तुम पर लगाए जा रहे हैं, तो इस नोटिस की कॉपी जो है आपको अपनी प्लीडिंग के अंदर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने नोटिस सर्व नहीं करा है तो कोर्ट जो है आप पर फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं और आपको नोटिस सर्व करने के लिए भी बोलेगा। ठीक है, अब 12 देखिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। Wherever any contract or any relation between any person is to be implied from a series of letters or conversation or otherwise from a number of the circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact। तो अगर पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर कोई लिंक है, कोई रिलेशन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है, तो उनको भी आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। इट शैल बी सफिशिएंट टू एलिज सच कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन एज ए फैक्ट एंड टू रेफर जनरली टू सच लेटर्स। कई बार होता है ना कि मल्टीपल लेटर्स के ट्रांजैक्शन हुए हैं पार्टीज के बीच में, तो वो सब चीजें आपको वहां प्लीडिंग के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी विदाउट सेटिंग देम आउट इन डिटेल। आपको लेकिन उसमें ऐसे नहीं कि पूरी फुल डिटेल जा रही है, नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उन चीजों को, उन ट्रांजैक्शंस को, उन मल्टीपल एक्टिविटीज को जो है उस अपनी प्लीडिंग के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। And if in such case the persons of pleading desire to rely in the alternative upon more contracts or relation than one as to be implied such from such circumstances, he may state the same in an alternatively। मतलब जो भी आपके उस कॉज ऑफ एक्शन, आपके उस इशू से रिलेटेड है, वो सारे ही जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने पड़ेंगे। नाउ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, अगर कानून में कोई ऐसा फैक्ट है जो हम आपके फेवर में प्रिज्यूम कर रहे हैं, कोई भी लॉ है ऐसा जो आपके फेवर में प्रिज्यूम किया जा रहा है, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नीदर पार्टी नीड इन एनी प्लीडिंग एलिज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम इन हिज फेवर। जो लॉ जो है उसके फेवर में प्रिज्यूम कर रहा है, तो उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको आपको ऐसे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है ना, तो सबको पता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो आपको इसको ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके फेवर में ऑलरेडी वो प्रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड, या फिर कोई ऐसा फैक्ट है जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पर जा रहा है, आपको नहीं प्रूफ करना, बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पर है, तो उसको भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अनलेस द सेम हैज फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली डिनाइड हुआ तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। दैट इज कंसिडरेशन इज अमाउंट फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर द प्लेंटिफ्स यूज ओनली ऑन द बिल एंड नॉट फॉर द कंसिडरेशन एज अ सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ द क्लेम। ये एक एग्जांपल है इसका।
नाउ 14 देखिए, प्लीडिंग टू बी साइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी स्टेटमेंट जो है आप उसमें प्लीडिंग में लगाते हो तो वो साइंड होना बहुत जरूरी होता है, दोनों ही तरफ से, प्लेंटिफ की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से। ऑफ कोर्स डिफेंडेंट अपनी साइड से जो है प्लीडिंग के अंदर कुछ भी अटैच कर रहा है, जो लिख रहा है, आपने डिक्लेरेशन देखा होगा ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो वो क्या होती है, वो साइन ही तो होता है। वो फिर डिक्लेयर करता है कि भी हाँ सो एंड सो जानकारी मेरी तरफ से जो है ट्रूथफुल है, वो सही है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो दोनों की ही तरफ से जो है उनकी स्टेटमेंट्स जो है साइन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके वकील के द्वारा भी, और अगर वो पर्सन नहीं अवेलेबल है जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पर जिसे वो अथॉरिटी देता है उसके द्वारा उस चीज को, प्लीडिंग को साइन किया हुआ होना चाहिए। नाउ 14A, रूल 14A, एड्रेसेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। तो आपको नोटिस सर्व करना पड़ता है पार्टीज को जानकारी देने के लिए कि आपके अगेंस्ट जो ऐसा ऐसा एक्शन हो रहा है। अब ये नोटिस कहाँ सर्व होता है, देखिए दोनों ही पार्टीज को जो है अपना रजिस्टर्ड एड्रेस देना पड़ता है जहां पर उनको नोटिस सर्व किया जा सके और उनको सूचना मिलती रहे। अब इसके बारे में थोड़ा सा है, देख लेते हैं। एवरी प्लीडिंग व्हेन फाइल्ड बाय द पार्टी shall be accompanied by a statement in the prescribed form। तो हमने देखा था कि अपेंडिक्स ए में बताए गए थे, फॉर्म्स थे ना कुछ उसमें, तो उनमें जो है डिटेल देनी पड़ते हैं, वहां पर रजिस्टर्ड एड्रेस भी लिखना होता है। साइंड एज प्रोवाइडेड इन रूल 14 रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी। तो पार्टी को अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस। Such address may from time to time be changed by the lodging in the court as form duly filed up and stating the new address of the party accompanied by the verified petition। तो अगर कई बार होता है कि भी एड्रेस बदलता रहता है, क्योंकि केस जो है बहुत अगर लंबा भी चलता है, तो एड्रेस अगर समहाउ बदल भी जाता है तो उस व्यक्ति को अपना चेंज किया हुआ जो एड्रेस है वो भी समय समय पर कोर्ट में देना पड़ेगा, वरना तो इफेक्ट अभी आगे हम रूल में पढ़ेंगे, अगर आप गलत एड्रेस दे देते हो तो क्या होगा। सो द एड्रेस फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट मेड अंडर सब रूल 1। तो सब रूल 1 के अंदर जो रजिस्टर्ड एड्रेस की बात हो रही थी, शेल बी कॉल्ड द रजिस्टर्ड एड्रेस, उसे हम रजिस्टर्ड एड्रेस बोलते हैं। एंड शेल अंटिल duly changed as aforesaid be deemed to be the address of the party for the purpose of service of all process in the suit and in any appeal from any decree or order therein। तो अगर कोई नोटिस सर्व करना है तो आपको उस रजिस्टर्ड एड्रेस की जरूरत पड़ेगी नोटिस जाने के लिए, या फिर अगर कोई अपील हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो रही है, तो इन्हीं सभी के बारे में जो भी जानकारी होगी नोटिस के थ्रू भेजी जाएगी और वो इन्हीं एड्रेसेस पर ही भेजी जाती है। And shall hold good subject as aforesaid for a period of 2 years after the final determination of the cause of the matter। और अगर मैटर खत्म भी हो जाता है बाद में, तो उसके खत्म होने के 2 साल बाद तक भी जो है उसी एड्रेस को जो है उस व्यक्ति का रजिस्टर्ड एड्रेस जो है कंसीडर किया जाता है, और बाद में भी अगर कोई नोटिस जाना होता है तो उसी एड्रेस पर भेजा जाता है। इसका सब रूल 4 देखिए, सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस में बी इफेक्टेड अपॉन अ पार्टी एट his registered address in all respect as though such party reside therein। तो ये फिर से वही सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस में बी इफेक्टेड अपॉन अ पार्टी, तो जो भी सर्विसेज भेजी जाएगी वो सभी उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे है। 5th देखिए, where the registered address of a party is discovered by the court to be incomplete। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो एड्रेस है ना उसने इनकम्प्लीट प्रोवाइड किया, मतलब गलत दे दिया है, फिक्सिशियस दे दिया है, मतलब कि कोई काल्पनिक एड्रेस उसने बता दिया, मतलब गलत वो जानकारी दे रहा है ना कोर्ट को, गलत एड्रेस बता रहा है, तो अब क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, तो कोर्ट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन, तो कोर्ट को अगर खुद से पता चल जाता है कि गलत एड्रेस है तो वो खुद की इच्छा से भी, अपने आप से भी एक्ट कर सकती है, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या फिर जो दूसरी पार्टी जो ये बता रही है कि भी इसने गलत एड्रेस दिया, तो उसकी एप्लीकेशन पर भी कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अगर प्लेंटिफ ने गलत एड्रेस दिया है, इन द केस वेयर सच रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय द प्लेंटिफ स्टे द सूट। तो अगर प्लेंटिफ ने गलत एड्रेस दिया है तो उसका सूट जो है वो स्टे किया जा सकता है। ये इस पे मैं इतना प्रेशर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर प्लेंटिफ गलत एड्रेस प्रोवाइड करे तो क्या होगा सूट का, तो सूट को स्टे कर दिया जाएगा। और अगर डिफेंडेंट ने गलत किया है, गलत एड्रेस दिया है, where such address was furnished by the defendant, his defense be struck out and he be placed in the same position as if he had not put up any defense। तो अगर उसने कोई डिफेंस दे रखा है,
ठीक है ना, तो उससे पहले वाली सिचुएशन पर ही उसको लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, उसका जो डिफेंस है वो स्टक आउट कर दिया जाएगा। नाउ 6, where a suit is stayed or a defense is stuck out under sub rule 5, तो अगर सब रूल 5 का ये जो गलत एड्रेस देने का जो इफेक्ट अगर हुआ है, the plaintiff or as the case may be the defendant may after furnishing his true address, तो लेकिन अगर ऐसा इफेक्ट हो चुका है लेकिन बाद में अगर वो अपना सही एड्रेस बता देता है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिस पर भी ये लगा है, अप्लाई टू द कोर्ट, फिर जो है वो अपना सही एड्रेस बताने के बाद वो व्यक्ति वो पार्टी जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, क्या कर सकता है, टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द ऑर्डर, तो कोर्ट ने जो सब रूल 5 को देखकर गलत एड्रेस होने की वजह से अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो क्या होगा, फिर उसके बाद प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट भी ऑर्डर हुआ है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, वो सही अपना एड्रेस देगा और उसके बाद जो है कोर्ट जो है उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, द ऑर्डर ऑफ स्टे और एज द केस में बी और ऑर्डर स्ट्राइकिंग आउट द डिफेंस, मतलब स्टे हुआ है तो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा, स्ट्रक आउट किया है तो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। नेक्स्ट देखिए 7th, the court if satisfied that the party was prevented by any sufficient cause from filing the true address as the proper time shall set aside the order of stay or order striking out the defense or such terms as to cost or otherwise, वही है कि भी बाद में मतलब एक रीजनेबल अगर वो ग्राउंड दे रहा है कि सो एंड सो कारण था, ऐसा रीजन था, तो वो जो उस पे कॉस्ट भी जो लगाया है या फिर उस पे कॉस्ट लगाया जा सकता है, मतलब उसके जो उसने एक्शन लिया है ना, जो उसने एक्ट किया, सॉरी एक्शन नहीं, जो उसने एक्ट किया गलत एड्रेस कर देने का, तो उस पर कोर्ट जो उस पर एक्शन ले सकता है और उस पर कॉस्ट लगाया जा सकता है, जैसा भी कोर्ट को सही लगे वो एक्शन ले सकती है कोर्ट, ऐसा ऑर्डर वो दे सकती है। 8th, nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of a process at any other address, तो अगर कोई और एक ऑल्टरनेटिव एड्रेस अगर दिया गया है तो कोर्ट उस एड्रेस का भी इस्तेमाल कर सकता है नोटिस सर्व करने के लिए। सिंपल है बट जानना जरूरी है। नाउ रूल 15 देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, आपने देखा ही होगा जो भी प्लेंट होता है उसमें लास्ट में एक वेरिफिकेशन वाला भी कॉलम होता है ना, वो लिखता है ना कि मेरी अपनी खुद की जानकारी या समझ से जो है ये जो स्टेटमेंट जो दी जा रही है ये सभी ट्रू है फ्रॉम द माई साइड, तो यही वेरिफिकेशन है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, अगर कानून में कोई अगर चीज बताई गई तो उसको साइड में रखते हुए, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी, तो जो भी पार्टी जो स्टेटमेंट दे रही है उसके द्वारा ही उसकी स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाया जाएगा, और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग, और मल्टीपल अगर पार्टीज है तो उनमें से कोई एक उसको वेरीफाई कर सकता है, और बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, एक्वेंटेड मतलब परिचित, जो भी उन फैक्ट से जो व्यक्ति परिचित है, जानकार है, या तो वो कर दे या कोर्ट जिसको समझे कि भी हाँ इसके द्वारा वेरिफिकेशन किया हुआ चल जाएगा वो कर दे, मल्टीपल पार्टीज उनमें से कोई एक व्यक्ति कर दे या जिसने स्टेटमेंट दी है वो कर दे, उसको वेरीफाई करना जरूरी है। द पर्सन वेरीफाइंग शेल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाई, अब उसको ये भी स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा वो किस चीज को वेरीफाई करना है ना, कि ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाई अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, तो जो भी स्टेटमेंट वो वेरीफाई कर रहा हो बताएगा स्पेसिफिकली मैं स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा हूँ, मेरी अपनी जानकारी से ये बिल्कुल सही है, सही फैक्ट्स जो तथ्य वगैरह यहाँ बताए गए हैं ये सब उसे बताना पड़ेगा। द वेरिफिकेशन शेल बी साइन, अब उसको साइन करना पड़ेगा उस पे वेरिफिकेशन के द्वारा, मेकिंग इट शेल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच ही वॉज साइंड, तो किस तारीख को वो वेरीफाई कर रहा है, कौन सी जगह है, वो खुद अपना नाम उसमें मेंशन करेगा, ये तरीका है वेरिफिकेशन का। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शेल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द प्लीडिंग, तो अपनी प्लीडिंग के सपोर्ट में वो एक क्या करेगा, एफिडेविट भी लगाएगा, ठीक है। तो ये सारा था आपका जनरल रूल कह लीजिए या फिर एसेंशियल ऑफ प्लीडिंग कह लीजिए, ये सारे रूल्स थे उसके बारे में कि प्लीडिंग के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब एक पड़ता है इसमें टॉपिक अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का रूल जो है वैसे 17 है बट 16 भी जो है उसके अंदर कवर होगा, क्यों,
ये जानिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट जो हम बनाएंगे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में है। उसमें हम सिर्फ ये 3 रूल नहीं कवर करने वाले, 16, 17, 18 कुछ सेक्शंस भी हम कवर करेंगे, कुछ लैंडमार्क केसेस भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, इट मीन्स आपने सारी वीडियो देख ली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करना तो बहुत जरूरी है। और अपना जो फीडबैक है वो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको कैसी लगी वीडियो, लूप होल्स क्या है या फिर क्या चीज है जो आपको बहुत इंप्रेस किया, तो ये सब चीज मुझे बताइएगा। मैं सारे कमेंट देखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अमेंडमेंट ऑफ